मेरी जैसी महिलाओं के ऊपर कितने सारे अपराध हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते हो, इतने अपराध हुए हैं। और मैं आपकी सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं वो तो अगर मैं गिनने बैठूंगी तो शायद मुझे शाम हो जाएगी। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ और आपसे निवेदन भी करना चाहती हूँ, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज ये चीज कह रही हूँ कि आप मुझे कितना धमकाइए, कितनी सारी चीजें कीजिए, मेरे ऊपर उस चीज का 1% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज हमारे साथ मेहमान जुड़ी हैं जया मीणा जी, जो एक अलग से अपना रुतबा रखती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी चुनावी मोड़ है, वो शुरू हो चुका है और 2023 के जो चुनाव है महज ही कुछ महीने बाकी हैं। पूरी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कल का जो रुतबा था, जो अशोक गहलोत का अलग ही दिख रहा था कि सितंबर लास्ट वीक में और अक्टूबर लास्ट फर्स्ट वीक में अपना जो समीकरण है वो जाहिर कर देंगे। लेकिन बीजेपी की कैसी तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं। लेकिन जया मीणा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। तो मैम, आप सलम्बर विधानसभा से आते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार आप प्रत्याशी हैं वहां की, किस प्रकार की तैयारियां आप देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज आपने मुझे बुलाया और आज जो हकीकत है उससे रूबरू होंगे आप सभी। सलूम्बर में देखिए आएगी भाजपा ही, जैसा कि राजस्थान में एक नारा चलता है, विजयी भाजपा तेई भाजपा। तो सलूम्बर में आएगी बीजेपी ही और जोरों शोरों पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। बस अब कैंडिडेट कौन फाइनल होता है वो हमारा संगठन तय करेगा और जो भी संगठन तय करेगा मैं उसी के साथ, उनका जो डिसीजन होगा उसके साथ रहूंगी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो महिला प्रत्याशियों की भी है जो काफी चर्चाएं होती हैं, काफी अच्छी संख्या में है जो मानी जाती हैं। तो इस बार सलम्बर, जितना हमें जानकारी है, सलम्बर विधानसभा से आप पहली महिला प्रत्याशी हैं। तो कैसा लग रहा है? आप जब हम जाती होंगी, स्थानीय लोगों के बीच में जाती होंगी, महिलाओं से आप रूबरू होती होंगी, तो कैसा फील करती हैं, कैसा महसूस होता है और क्या कुछ किया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं वहां की पहली महिला प्रत्याशी हूँ, क्योंकि देखिए पूरे जैसा कि अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, उससे हमारे आदिवासियों का बहुत गर्व बढ़ा है और मैं खुद को गौरवान्वित इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि जब लोगों से मैं सुनती हूँ ना कि आदिवासी क्षेत्र में हमें प्रधान जो होते हैं, सरपंच जिनके लिए कहा जाता है, वो उनको उठा के लाया जाता है और उनको सरपंच बना दिया जाता है। लेकिन इस बार मुझे प्राउड इसीलिए है क्योंकि मैं हर एक आपका जो परफॉर्मा होता है उसमें फिट बैठती हूँ। आप एजुकेशन में ले लीजिए, फेमस पर्सन में ले लीजिए, और उसी के साथ में जब मैं महिलाओं के पास जाती हूँ तो वो महिलाएं खुश होकर मुझसे मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र से कोई महिला इतनी आगे बढ़ी है कि हमको भी वो आगे लेके जाएगी। हाँ, और ये कहते हैं ना कि औरत से ही औरत का दुख है जो बांटती हैं। तो आज तक आपने किस तरह से कनेक्टिविटी करी है? आप मिली होंगी, लड़कियों से भी आप मिली होंगी, कुछ तो ऐसा खास रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं होती है, मैं एज एन डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं जब उनके चेकअप्स करती हूँ, मेरा खुद का एनजीओ भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवाया ये सब निःशुल्क प्रदान करते हैं। तो मैं जब उनके पास जाती हूँ, उनका हीमोग्लोबिन 4 से 7% के बीच में होता है, जबकि एक ह्यूमन बॉडी में 12 से ऊपर होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन। तो मैं जब उनके पास जाती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, इस जो अभी सरकार है, राजस्थान सरकार है, उसके में आप सलूम्बर के जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सोनोग्राफी मशीन की बात कर लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, वहां के लोग सिर्फ एक चीज बोलते हैं, रेफर टू उदयपुर। अगर रेफर टू उदयपुर ही करना है तो आपकी सरकार क्या काम कर रही है, मुझे आप बताइए। वहां की महिलाओं को इतनी तकलीफ होती है, वहां पर परिवहन जो साधन है वो प्रॉपर नहीं है। वो एक प्रेग्नेंट लेडी, आप खुद सोचिए, प्रेग्नेंट लेडी गांवों से बसों के द्वारा सफर कर हॉस्पिटल तक पहुंचती है, फिर उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि रेफर टू उदयपुर। दिस इज नॉट फेयर। एक महिला होने के नाते मैं उनका दुख दर्द समझ सकती हूँ कि एक बस के अंदर ट्रैवल करके आना, वो भी अपने बच्चे को साथ में लेकर, और जब वो आती है तब उनको प्रॉपर सारी चीजें दी नहीं जाती है और वो इतनी सक्षम भी नहीं होती है। वहां के आप जब कंडीशन देखेंगे, वो लोग इतने परिपक्व या अपन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है वो लड़कियां, वहां की महिलाएं जो है। तो वो दिन भर से उनका पति जो 200 300 500 रुपए कमा के लाता है, उसमें से वो सिर्फ 100 या 200 रुपए उस महिला को देता है कि तू अपना चेकअप करा के आ जाना। जब वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगी, अब आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही प्राइवेट कंपनीज अपना काम भी करेगी। तो प्राइवेट कंपनीज में सोनोग्राफी मशीन्स होती हैं, वहां पर 1500 से 2000 की सोनोग्राफी होती है। तो आप सोचिए कि वो महिला कैसे सोनोग्राफी कराएगी अपनी।
वर्तमान की अगर हम बात करें, अमृतलाल मीणा जो बीजेपी से ही हैं जी। विधायक, तो वहां के विकास को किस तरह आप देखती हैं? क्योंकि अगर हम बात करें कि रूरल एरियाज के हम विधानसभा क्षेत्रों का हम दौरा भी हम कर रहे हैं, तो काफी कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी हैं जो आज भी हैं जो उनको उपलब्ध नहीं है। आप अपने क्षेत्र के विकास को किस तरह देखती हैं? देखिए, हमारे विधायक साहब जो है वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने विकास भी कराया है। लेकिन उनका कहना है, मेरा नहीं, कि सरकार कांग्रेस की है तो वो विकास नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसके अलावा भी पार्टीज है जिनके एमएलए अपना काम कराते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो नेता बना है उसके अंदर पावर होनी चाहिए काम करवाने की। आप सलूमभर के अंदर सबसे पहले तो हॉस्पिटल की समस्या देखिए, वहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। उसके बाद में आप स्कूल्स में देखिए, स्कूल्स के अंदर प्रॉपर टीचर्स नहीं है। 10th के बाद 11th 12th में मैथ्स या साइंस कॉमर्स कुछ भी पढ़ाने वाले लोग नहीं है वहां पर, मतलब टीचर्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप हाड़ा रानी की धरा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं सलूमभर विधानसभा से आती हूँ, जहां पर हमारी जो हाड़ी रानी है उनका त्याग बहुत बड़ा है और इतिहास में लिखा गया है। तो वहां उस धरती पर उनकी संरक्षण का, उनके जो महल के संरक्षण का काम है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। जब उनका उदयपुर की अगर हम बात करें तो एक टूरिज्म प्लेस में काफी कुछ चर्चित रहता है। बिल्कुल। काफी विदेशों से भी है जो लोग आते हैं और उदयपुर घूमकर जाते हैं, काफी तारीफ भी होती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हम राजस्थान से है जो बिलोंग करते हैं, तो आपके क्षेत्र में ऐसी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्होंने आपने अभी जिक्र किया है, तो किस तरह का वो दौर रहा? कुछ ऐसे एक दो घटनाएं। देखिए, जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, मैं तो 4 साल से एज ए कार्यकर्ता बीजेपी का वर्क कर रही हूँ। मैं आप सभी को एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगी कि जो महाराणा प्रताप है, जिनके नाम पर हम इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं, हर एक बड़े से बड़ा नेता या फिर बड़े से बड़ा व्यक्ति उनका नाम लेकर गौरवान्वित महसूस करता है। और अगर उनकी तस्वीर थोड़ा सा नीचे रखी रह गई तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इश्यू बनता है। महाराणा प्रताप जी का किसी ने गलत से उद्बोधन दे दिया तो उसके ऊपर बहुत बड़े इश्यूज बनते हैं। लेकिन जहां उनकी मतलब समाधि स्थल है, आप उसको जाके देखिए। मेरी विधानसभा के अंदर चावंड में वहां पर उनकी समाधि स्थल है, वहां पर आप जाके देखेंगे, वहां के संरक्षण के लिए 1% मेरे हिसाब से और मेरे अकॉर्डिंग 1% भी उसका विकास नहीं किया गया है। जबकि फंड्स के लिए बात की जाती है, महाराणा प्रताप के लिए ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन जब मैंने वहां पे जाके देखा तो सारी तरफ गंदगी फैली हुई थी, वहां पे वॉचमैन्स नहीं है। और मैंने जब जाके वहां पर ये इस बारे में बात की तो लोगों ने बोला कि यहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं चाहते कि यहाँ का विकास हो। तो काफी कुछ तकलीफें हैं जो समाज की आपने सुनी है। लेकिन आप बीजेपी से ज्वाइंट होना चाहती हैं, तो बीजेपी से ऐसा खास लगाव क्यों? देखिए, जब मैं पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती थी, मैं रियल बात करूंगी, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं जब मोदी जी से 2019 में मिली थी तब मैंने उनको देखा, तो तब मुझे प्राइम मिनिस्टर पता था कि श्री नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन जब वो मेरे सामने चलकर आ रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मतलब भगवान चल के आ रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बात की, उनसे एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब कि बीजेपी के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे भारत का रुख चेंज करने के लिए मतलब है वो, और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तो मेरा उसी टाइम से ये हो गया कि मैं बीजेपी के अंदर काम करूंगी और बीजेपी को स्ट्रांग बनाऊंगी, और बीजेपी को एक ऐसी लहर, जैसे बीजेपी की लहर तो चल ही रही है और बीजेपी ही आने वाली है 2023 में, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हो वो इतने स्ट्रांग हो कि अपनी विधानसभा का स्ट्रांग रख सके। तो मैं एज एन कार्यकर्ता 4 साल से बीजेपी को स्ट्रांग करने के लिए काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और अपने विधानसभा क्षेत्र में हम कह सकें कि अपने जीवन को आप किस तरह तराशती हैं? क्योंकि अगर हम देखें, एक विधायिका के रूप में आप आएंगी तो एक आप उनकी सुरक्षा का सिपाही बन जाएंगी। जी। महिलाएं हो, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं गैंगरेप की है जो घटनाएं सामने आती हैं, किस तरह की जो बुरी स्थिति बन चुकी है। हाड़ा रानी का आपने जिक्र किया, इतनी अच्छी इतिहास की हम जिसपे गर्व महसूस करते थे राजस्थान में, और आज की हम हालत देखें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उससे आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं। तो इसके लिए आप क्या कर पाएंगे अपने
अपने ही क्षेत्र या आप एक लड़की होने के नाते आप किस तरह अपने आप को है जो जाहिर करना चाहेंगी? मैं अभी रिसेंटली आपको 2-3 दिन पहले की खबर बताना चाहती हूँ कि जिस दिन सलूम्बर को जिला घोषित किया गया और जिले की स्थापना की गई, उस दिन जिले की जो पहली खबर थी वो ये थी कि नाबालिग के साथ में 26 जनों ने गैंग रेप किया गया। और वो जो घटना थी वो 1 साल पहले रिपोर्ट हो चुकी थी और उसको प्रशासन द्वारा दबाया गया। तो आप एक चीज बताइए कि जो ये घटनाएं बढ़ रही है, और उसके कुछ दिनों पहले की भिलवाड़ा की बात है जहां पर अबोध बालिका को भट्टी में जलाकर मार दिया गया। तो आप जब ऐसी घटनाएं हो रही है तो लड़कियां, और खुद कांग्रेस की जो विधायिका है दिव्या मदेरणा, वो खुद बोलती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं। तो हम जैसी बालिकाएं और दूसरी बालिकाओं को तो सुरक्षित होना भी बिल्कुल, मतलब अपन मान सकते कि हम सब सुरक्षित हैं ही नहीं। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नाबालिग के साथ में गैंगरेप किया गया है, इस चीज के लिए मैं अभी ज्ञापन भी देने वाली हूँ कल राज्यपाल जी को, और इसके लिए मैंने जिला कलेक्टर से भी बात की है जो कि अभी रिसेंटली लगे हैं। तो मैं इस चीज को मुद्दा बनाऊंगी, मुद्दा है ये ऑलरेडी, और उस बच्ची को न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि वो एक 14 से 15 साल की बच्ची है जिसके साथ में 26 जनों ने दुष्कर्म किया और उस चीज को प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे लिए नहीं हो सकती। एक तरफ तो जिले की खुशी मना रहे हैं और जिले की फर्स्ट जो खबर आई है वो ऐसी खबर आई है। और आप देखेंगे कि जिस दिन जिले का उद्घाटन कर रहे थे कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता थे जो वहां पे कर रहे थे, और वहां पर वो लोग मुस्लिम लोगों की जो नमाज होती है वो पढ़वा रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं सभी भगवान को मानती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, मैं उन लोगों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप जिले की मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, हम ये बोल सकते हैं कि उद्घाटन जब आप कर रहे हैं तब आपको हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए था। आज आप देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन किया, जब वो पहली नींव जो रखी थी, ईंट जो रखी थी, हमने भगवान का नाम लेकर शुरू की थी। तो जब आप देखिए कि कांग्रेस सरकार ने जब मुस्लिम जो नमाज पढ़ाई गई तो उस दिन की पहली खबर ही यही थी कि नाबालिग के साथ में गैंगरेप किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि सलूम्बर की स्थिति अभी किस हाल में है। जी बिल्कुल, आप महिला होने के साथ साथ आप एक युवा भी हैं, तो आप अपने क्षेत्र के जो अपना विकास है उसको किस प्रकार देखती हैं कि मैं इसमें ये चीज डेवलप कर सकती थी, मैं ये चीज इसमें बढ़ा सकती थी, जो अभी नहीं हो रहा है मैं ये कर सकती थी, मेरा क्षेत्र ऐसा हो सकता था, ऐसी कौन सी चीजें हैं? ऐसी चीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज एन ए डॉक्टर मैं सबसे पहले हमारा जो बिल्कुल बताइए, हमारा जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग सबसे पहले डेवलप कराएंगे, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो दूसरे काम कर सकता है। उसके बाद में मैं जो हमारी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है हाड़ा रानी, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए मैं काम करूंगी। उसके बाद में आप सड़कें देखिए और एजुकेशन के लिए मैं मेनली काम करूंगी, क्योंकि जो मेरी विधानसभा है सलूम्बर विधानसभा, वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, वहां के लोग शिक्षित नहीं है, तो मैं सबसे पहले शिक्षा पर वहां पर काम करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री राज्य का पहला व्यक्ति ऐसा होता है, क्योंकि हम देखें तो राष्ट्र के प्रति देखें तो राष्ट्रपति को कह सकते हैं, और राज्य के उस नजरिए से देखें तो हम मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। लेकिन आज एक महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, चोरी डकैती मारपीट कैसे हत्या की जैसे आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार बीजेपी पुरजोर तैयारियों में है, तो इस बार बीजेपी एक नई सोच के साथ आना चाहती है और बीजेपी ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है और ये दायित्व भी है उनका कि हम ऐसी घटनाएं आगे नहीं होने देंगे। आप बीजेपी से जुड़ने जा रही हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका दायित्व कांग्रेस पार्टी के बारे में आप किस तरह कहना चाहेंगे? उनकी नाकामी या फिर उनके किस तरह से आप देखती हैं? देखिए मैं अशोक गहलोत जी का सम्मान करती हूँ, और मैं अशोक गहलोत जी आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं वो कुर्सी आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मैं खुद समझ सकती हूँ कि हम, मेरी जैसी महिलाओं के ऊपर कितने सारे अपराध हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते हो, इतने अपराध हुए हैं। आए दिन मतलब गैंगरेप की घटनाएं हो रही है। आप उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल जो घटना हुई थी उसके बारे में देखिए, किसी भी अपराधी को आपने एक भी सजा नहीं दी है। अगर आपकी खुद की विधायिका सुरक्षित नहीं है ना, उसके ऊपर 20 लोग मिलकर हमला करते, तो हम जैसी बेटियां तो कहां से सुरक्षित होगी। आपने सलूम्बर के लिए जिला घोषित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें वो सौगात दी जो कि बहुत वर्षों से मांग चल रही थी। लेकिन उसी के साथ में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस जगह आपकी खुद की बेटी होती जिसके साथ 26 लोग नाबालिग के साथ में गैंगरेप करते, तो आप क्या करते?
आप मुझे ये चीज बताइए। और मैं आपकी सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं वो तो अगर मैं गिनने बैठूंगी तो शायद मुझे शाम हो जाएगी। सरकार के अंदर एक पेपर लीक का मामला कितने सालों से चल रहा है, और पेपर लीक के अंदर देखिए अशोक गहलोत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं जहां पर हमारी इतनी आय नहीं होती है कि हम लोग 1.5 लाख 2 लाख फीस दे पाए। जितनी भी बच्चियां, एक तो उनको ऑलरेडी पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि ऐसे नाबालिग जैसे गैंगरेप और ये सब चलते रहते हैं, इसलिए उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। और कुछ कुछ बच्चियां अगर निकलकर बाहर जाती हैं तो वो माँ बाप अपनी जमीन बेचकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और उसी के साथ में आप पेपर लीक कर देते हैं। आप पेपर अगर लीक कर देते तो बच्चों को नौकरी नहीं लगती है, और वो पेपर लीक के माध्यम से कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतनी आय हो नहीं पाती है। उसी के साथ में इतनी वीरंगनाओं का जो चल रहा था मुद्दा, वीरंगनाओं भी सुरक्षित नहीं रह पाई। जो जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, उनकी वीरंगनाओं का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ और आपसे निवेदन भी करना चाहती हूँ, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जैसी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है ना तो आप किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है। आप पहली महिला प्रत्याशी हैं और अपने एक महिला होकर पॉलिटिकल में उतरना, राजनीति में जाना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि पूर्व सीएम हम वसुंधरा राजे को देखें तो अपना राजनीतिक अगर वो जीवन बताती हैं तो काफी मुश्किल भरा रहा है। तो आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में क्या कहेंगी? मैं अपने राजनीतिक जीवन के बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब से मैं एज ए कार्यकर्ता बीजेपी की कार्य कर रही हूँ, उसके बाद मुझे कई धमकियां मिली है कि आप आना मत वरना आपको केवड़े की नाल में उड़ा दिया जाएगा। जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि तू छोरी अटी दिग्जे मतीन वरना थने केवड़ारी नाल में निपटाई दूंगा। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो दूसरे नेताओं के पास जाकर हुक्म करूं। मैं वो लड़की हूँ कि इतनी पावर रखती हूँ कि आप जो ये धमकियां दे रहे हैं ना, वो धमकियां मेरे ऊपर नहीं चलेगी। और उसी के बाद में मेरी इतनी पावर है कि मैं अपनी जनता के लिए कलेक्टर को भी अपने पास बुला सकती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो आपकी धमकियों से, आपकी इन सब चीजों से डर जाऊंगी। और मैं आज ये चीज कह रही हूँ कि आप मुझे कितना धमकाइए, कितनी सारी चीजें कीजिए, मेरे ऊपर उस चीज का 1% फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जया मीणा जी और अपने सलमपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली महिला प्रत्याशी हैं और किस तरह से अपने विकास में आगे बढ़ा पाएंगी, बीजेपी संगठन से जुड़ने जा रही हैं। तो किस तरह से इस बार का माहौल रहेगा, हम आगे की अपडेट भी आपको देंगे। आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।